हेलो डियर, वेलकम बैक ऑन कैरियर एस्पायरिंग ऐप। मैं कमलेश सर। आइए आज हम बात करेंगे WH टाइप पार्ट 2 पर। कल के क्लास में आपने पढ़ा था WH टाइप का पार्ट 1 और आज के क्लास में आपको हम कवर करने चल रहे हैं WH टाइप पार्ट 2। ठीक है, आइए इस पार्ट 2 में हम सबसे पहले पढ़ने चल रहे हैं किसका प्रयोग, हाउ मेनी, और साथ ही साथ हम बात करने चल रहे हैं हाउ मच का। हाउ मेनी और हाउ मच, इन दो क्वेश्चन वर्ड्स को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो हाउ मेनी होता है और जो हाउ मच होता है, इन दोनों की हिंदी क्या होती है। तो हिंदी डियर याद रखिएगा, एक होता है कितना, कितनी, और एक आपका होता है कितने। कितना, कितनी, कितने, ये आपका हिंदी होता है। अब हिंदी तो क्लियर हो गई। अब हमें ये पता करना है कि जो हाउ मेनी है ये किसके लिए प्रयोग होगा और जो हाउ मच है ये किसके लिए प्रयोग होगा। तो आइए समझते हैं। जो हाउ मेनी है, ये जो आपका हाउ मेनी है ये प्रयोग होता है किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन ध्यान रहे वह काउंटेबल नाउन कैसी होनी चाहिए, प्लूरल में होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो हाउ मच होता है, ये जो हाउ मच होता है ये प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और यह नाउन जो होती है यह हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक, ये तो हमें क्लियर हो गया कि हाउ मेनी किसके साथ प्रयोग करेंगे और हाउ मच किसके साथ प्रयोग करेंगे। ठीक, तो मैंने आपको बताया हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन मतलब गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा अर्थात ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं, जो गिनी जा सके, दैट कैन बी काउंटेबल। ठीक है, वह आप उसके साथ क्या करोगे, हाउ मेनी का प्रयोग करोगे। और हाउ मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय, अगणनीय संज्ञा अर्थात ऐसी संज्ञा जो गिनी न जा सके, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, उसके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, हाउ मच लगाते हैं। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब ध्यान रखिएगा, जो हाउ मेनी और हाउ मच है इसको हम दो कॉन्सेप्ट पर प्रयोग करते हैं। इसको हम कितने कॉन्सेप्ट पर प्रयोग करेंगे, दो कॉन्सेप्ट पे। तो आइए हम इनका दोनों कॉन्सेप्ट बारी बारी से देखते हैं कैसा होगा कॉन्सेप्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं किसके साथ, हाउ मेनी या फिर हाउ मच के प्रथम कॉन्सेप्ट के साथ, पहले कॉन्सेप्ट के साथ। अब पहला कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिएगा। यदि कितना, कितनी, कितने शब्द ऑब्जेक्ट के पहले आए, ऑब्जेक्ट अर्थात नाउन के पहले आए, तो हम क्या लगाएंगे, डू या डज का प्रयोग, डू या डज यूज करते हैं, डू या डज यूज करते हैं। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए हम पहले इस कॉन्सेप्ट पर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में फिर चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पर। देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा, आप कितने छात्रों को
प्रतिदिन पढ़ाते हैं। आप कितने छात्रों को प्रतिदिन पढ़ाते हैं? मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है। आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट पर इस वाक्य में काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए दिया क्या है, यदि कितना, कितनी, कितने शब्द ऑब्जेक्ट अर्थात नाउन के पहले आए तो हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, डू या डज को यूज करते हैं। आइए हम देखते हैं क्या इस सेंटेंस में जो कितना शब्द दिया है, ये कितने शब्द दिया है, क्या ये सब्जेक्ट के पहले है या फिर ऑब्जेक्ट के पहले है। अगर ऑब्जेक्ट के पहले होगा तो श्योर है कि उसके बाद हमेशा क्या आएगी, नाउन आएगी। ठीक है, आइए हम सबसे पहले चले आते हैं कहाँ, वर्ब के पास। यहां पर हमें वर्ब क्या मिली, पढ़ाना। वर्ब क्या मिली, पढ़ाना। तो अब आप देखिए इस पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, इस पढ़ाने का काम कौन कर रहा है। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है भैया, आप पढ़ोगे सेंटेंस को तो आपको पता लगेगा कि ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये कार्य कर रहा है, यही एक्शन कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और किसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है, तो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, छात्रों के ऊपर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे हो तो देखो जरा इस शब्द के बाद में क्या दिया है, को दिया है। और ये जो को है ये बता रहा है कि ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा है कि को क्या होता है, कर्म कारक होता है, वह कर्म को चिन्हित करता है, कर्म को बताता है। तो ये जो को है ना, ये बता रहा है कि ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो कितना शब्द दिया है, क्या ये सब्जेक्ट के पहले है या ऑब्जेक्ट के पहले है। तो आप कहोगे सर ये तो किसके पहले है, ऑब्जेक्ट के पहले है। और अगर ऑब्जेक्ट के पहले है तो डियर यही तो मैंने यहां पर बताया, हमने यही तो बताया ना कि ऑब्जेक्ट के पहले कितना, कितनी शब्द आएंगे तो हमें डू डज का प्रयोग करना है। हमें क्या लगाना है, डू डज का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए हमें इतना तो क्लियर हो गया कि ये ऑब्जेक्ट के पहले है, इसमें हम डू या डज लगाएंगे। लेकिन अब हमें एक बात और क्लियर करनी है कि इसकी अंग्रेजी हम क्या करें, हाउ मेनी करें या फिर हाउ मच करें। ठीक है, हाउ मेनी करें या फिर हाउ मच करें। तो इसके बाद जो संज्ञा दिया है, आप देखिए छात्रों दिया है ना, ये क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आप कहोगे सर ये तो छात्रों को गिना जा सकता है, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो बताइए हम क्या करें, हाउ मेनी लगाएं या हाउ मच लगाएं। आप कहोगे सर ये काउंटेबल है इसलिए हम इसकी अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे हाउ मेनी। हाउ मेनी लिखने के बाद इसके बाद जो नाउन होगी उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। तो छात्रों की मीनिंग हम यहां पर क्या करेंगे, स्टूडेंट्स करेंगे, हो जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब आपको यहां पर डू या डज में से किसी एक को लाना है। तो हमारा सब्जेक्ट कहता है कि ये प्लूरल है, इसलिए आप क्या ले आ दो, यहां पे डू ला दो। तो चलिए हमने यहां पर क्या लिया, डू। और फिर आपकी की मीनिंग क्या करेंगे, यू। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू। पढ़ाना का अंग्रेजी क्या करोगे, टीच। और प्रतिदिन का अंग्रेजी क्या करोगे, डेली। और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा पहले कितने छात्रों की मीनिंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स। फिर आप सब्जेक्ट के पास आओ, ये सब्जेक्ट बताएगा कि आपको यहाँ पे डू लगाना है या डज लगाना है। सब्जेक्ट ने बताया कि भैया मैं प्लूरल हूं इसलिए मेरे साथ डू लगा दीजिए, हमने डू लगा दिया। फिर इस सब्जेक्ट को लिख दिया, फिर वर्ब, और ये प्रतिदिन की मीनिंग क्या किया, डेली कर दिया। तो इस तरह से आपका हाउ मेनी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिए। देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा रमेश
एक दिन में कितनी गेंदें खरीदता है? रमेश एक दिन में कितनी गेंदें खरीदता है? चलिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कितनी दिया है। अब ये चेक करिए कि ये सब्जेक्ट के पहले है, ऑब्जेक्ट के पहले है। तो आप वर्ब के पास जाओ, वर्ब क्या दिया है, खरीदना। खरीदने का काम कौन कर रहा है, रमेश। इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या होगा डियर, आपका ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब हमें क्लियर हुआ कि ये कितनी शब्द किसके पहले आया है, ऑब्जेक्ट के पहले आया है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट के पहले है तो अब आप डिसाइड करो कि हाउ मेनी लगाएं या हाउ मच लगाएं, क्योंकि बगैर ये हाउ मेनी हाउ मच डिसाइड किए हम बना नहीं सकते। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये नाउन बताएगी कि आपको हाउ मेनी करना है या हाउ मच। हमने इस नाउन से पूछा, गेंद से पूछा कि भैया तुम बताओ कि हम क्या लगाएं तुम्हारे साथ, हाउ मेनी लगाएं या हाउ मच लगाएं। तो गेंद ने बताया कि हम काउंटेबल हैं, हम काउंटेबल हैं, इसलिए हमारे साथ इसकी अंग्रेजी क्या लगाइएगा, हाउ मेनी। तो चलिए अब आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई। आइए बनाते हैं। कितनी गेंदों की अंग्रेजी क्या करोगे डियर, आप सबसे पहले लिखोगे हाउ मेनी और फिर यहां पर क्या करोगे, बॉल्स कर दोगे। पहले कितनी की मीनिंग हाउ मेनी, इसके बाद जो संज्ञा आएगी इसके साथ जोड़ दोगे तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉल्स। ठीक है, फिर आइए यहां पर क्या दिया है, रमेश। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लगा दें, यहां पर डज कर दें। फिर रमेश को लिख लें यहां पे, ये रमेश हो गया। फिर खरीदना का अंग्रेजी क्या करेंगे, बाई। मेक अंग्रेजी इन, एक दिन का अ, डे करेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉल्स डज रमेश बाई इन अ डे। ठीक है, तो ये डियर आपका हो जाएगा हाउ मेनी का यूज। आइए अब हम लेकर के चलते हैं आपको हाउ मच पर। ठीक है, हाउ मच का सेंटेंस कैसा होगा, आइए उसको देखते हैं। आप दिन भर में कितनी चाय पी लेते हैं? आप दिन भर में कितनी चाय पी लेते हैं? ये सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, सारी चीजें वही है, प्रोसेस वही है। बस आपको एक बात डिसाइड करना है कि इसकी अंग्रेजी हम क्या लगाएं, हाउ मेनी करें या हाउ मच करें। तो मैंने डियर आपको बताया कि इसके बाद जो नाउन होगी ये नाउन बताएगी कि आपको इसकी मीनिंग हाउ मेनी करना है या फिर हाउ मच करना है। तो आइए जरा देखते हैं, हमने इससे पूछा तो इसने बताया कि आप इसकी मीनिंग क्या लगाओगे, हाउ मच। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका अनकाउंटेबल है। अब ये अनकाउंटेबल है तो हम क्या करें, इसकी मीनिंग हाउ मच लगा दें। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, हाउ मच लिखा, हो गया। हाउ मच लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसी को इसके साथ जोड़ देना है। तो चाय की मीनिंग क्या करेंगे आप, टी करेंगे, हो जाएगा हाउ मच टी। अब आप आइए सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए आप यहां पे क्या लगाओगे, डू, और फिर क्या लगाओगे, यू। पी लेना का अंग्रेजी क्या करेंगे, टेक। मेक अंग्रेजी क्या करेंगे, इन। दिन भर का लिखेंगे द होल डे, और लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। हाउ मच टी डू यू टेक इन द होल डे। ठीक है, सबसे पहले फिर से समझ लीजिए कि कितनी की अंग्रेजी किसके अनुसार डिसाइड करोगे, इस नाउन के अनुसार। ये अनकाउंटेबल है इसलिए इसकी दोनों की अंग्रेजी एक साथ लिखोगे, हाउ मच टी। बाकी जैसे सब्जेक्ट के पास आओ, इसने बताया डू लगा दो, डू लगा दिया, फिर सब्जेक्ट को लिखा, फिर वर्ब लिखा, फिर आगे इसको लिख दिया। ठीक, इस तरह से बन जाएगा। समझ में आ गया। चलिए एक और देखिएगा, वह
कितना धन बर्बाद कर देता है, वह कितना धन बर्बाद कर देता है। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। जरा ये बताइए कितना, और यहाँ पे क्या दिया है धन, ये क्या है आपका अनकाउंटेबल है, तो चलो हाउ मच लगा लो। सबसे पहले क्या कर लोगे यहाँ पे हाउ मच, और धन की अंग्रेजी क्या करोगे वेल्थ, हाउ मच वेल्थ। फिर सब्जेक्ट आपका क्या है सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे डज लगाओगे, और वह की मीनिंग क्या करोगे ही। बर्बाद करना का अंग्रेजी क्या करोगे, बर्बाद करना का अंग्रेजी क्या करोगे, स्पॉइल कर दें या फिर डिस्ट्रॉय कर दें या रूइन कर दीजिए, RUIN। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए हम आपको लेकर के चलते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पर, और इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है आइए उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये क्या कहता है। ठीक, कहता है कि यदि कितना, कितनी, कितने शब्द सब्जेक्ट के पहले आए, सब्जेक्ट के पहले आए तो हम डू या डज नहीं लगाते हैं, डू या डज नहीं लगाते हैं। कैसा सेंटेंस होगा आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा कितने छात्र इस वर्ष सफल होना चाहते हैं, कितने छात्र इस वर्ष सफल होना चाहते हैं। डियर मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि कितना, कितनी, कितने शब्द किसके पहले आए हो, सब्जेक्ट के पहले आए हो, तो हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए हम सेंटेंस को पढ़ते हैं और ये कोशिश करते हैं जानने की कि क्या जो कितने शब्द आया है ये सब्जेक्ट के पहले है या फिर ऑब्जेक्ट के पहले है, सब्जेक्ट के पहले है या फिर ऑब्जेक्ट के पहले। तो आइए जरा देखते हैं। यहां पर क्या दिया है, सफल होना चाहते हैं, ये वर्ब है। अब कौन सफल होना चाहता है, अब वर्ब के पहले कौन लगा लो और जरा पढ़ो तो तुम्हें सब्जेक्ट मिल जाएगा। चाहते हैं, यहां पर मैंने कौन लगाया, ठीक है, और मैंने लिखा कि कौन सफल होना चाहता है, कौन सफल होना चाहता है। तो ऐसी अवस्था में हमें आंसर क्या मिलता है, छात्र। क्या आंसर मिलता है, छात्र। तो ये जो छात्र है ये हमारा क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। ये हमारा क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। तो अब ये अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो जरा मुझे ये बताइए कि इसके पहले क्या दिया है, तो आप कहोगे कितने शब्द दिया है। तो अब कितने शब्द दिया है, तो अब मुझे ये बताइए कि क्या ये वाला कॉन्सेप्ट इस वाक्य में सेट हो रहा है या नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि ये कितने शब्द किसके पहले दिया है, सब्जेक्ट के पहले दिया है। और अगर ये सब्जेक्ट के पहले दिया है तो श्योर है कि ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें क्या होगा, सेट होगा। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें सेट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आइए बनाते हैं। सारा प्रोसेस वही है, बस इतना ही सावधानी रखना है आपको कि ये सब्जेक्ट के पहले आए तो आपको डू डज नहीं लगाना है। यहां पर क्या दिया है, कितने छात्र। तो चलिए सबसे पहले हमने ले लिया हाउ मेनी, और छात्र की मीनिंग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स किया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स करने के बाद अब सीधे आ जाओ एमवी के पास। एमवी इसमें क्या दिया है, चाहते हैं।
और चाहता की अंग्रेजी क्या करोगे, वांट लगाओगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वांट हो जाएगा। अब वांट तो लिखा हमने, तो अब हम ये देख लें कि क्या इसमें यस या यस लगेगा क्या। तो डियर याद रखें कि हाउ मेनी के बाद नाउन हमेशा आएगी, नाउन हमेशा आएगी प्लूरल में। किस में आएगी, प्लूरल में। और जब ये प्लूरल होगी तो इसमें कभी भी यस या यस मत लगाइएगा, ठीक है। कभी भी इसमें यस या यस आपको लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे इसके आगे जाइए, क्या दिया, नानेनी टू लगाइए। सफल होना का क्या हो जाएगा, गेट सक्सेस, गेट सक्सेस या सक्सीड हो जाएगा। इस वर्ष की मीनिंग क्या करोगे, दिस ईयर कर दोगे, क्वेश्चन मार्क कर दोगे। ये हो जाएगा आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट बनता है। मतलब ये कि अगर कितना कितनी कितने ऑब्जेक्ट के पहले आता है तो आपको डू डज के बारे में सोचना है। अगर कितना कितनी कितने सब्जेक्ट के पहले आता है तो आपको ध्यान रखना है कि डू डज का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आइए कुछ एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे कितने खिलाड़ी हर मैच में अच्छा खेलते हैं। कितने खिलाड़ी हर मैच में अच्छा खेलते हैं, ठीक है। आइए सेंटेंस को बनाते हैं। तो जरा देखिए यहां पर एक्शन क्या हो रहा है, खेलने का। और कौन एक्शन कर रहा है, खिलाड़ी। तो ये जो नाउन है ये काउंटेबल है और ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के पहले कितने दिया है, इसका मतलब हम इसमें डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए कितने खिलाड़ी का हम सबसे पहले लिखेंगे तो हो जाएगा हाउ मेनी। अब खिलाड़ी का अंग्रेजी क्या करोगे, प्लेयर्स, हाउ मेनी प्लेयर्स। फिर आप जानते हो कि ये सब्जेक्ट के पहले आया है तो हमें डू डज लगाना नहीं है, तो चलिए हम डू डज को नहीं लगाते हैं, हम सीधे वर्ब के पास आएंगे। तो खेलना का अंग्रेजी क्या किया, प्ले। ये प्लूरल है इसलिए यस या यस नहीं लगेगा। इसके पहले जाओ तो अच्छा का अंग्रेजी क्या करोगे, वेल लगाओगे। क्यों, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बतला रही है, इसे एडवर्ब है ये। मेक अंग्रेजी क्या करोगे, इन। हर मैच का एवरी मैच हो जाएगा, इन एवरी मैच। हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले वेल इन एवरी मैच, ठीक है। तो ये आपका दोनों कॉन्सेप्ट हाउ मेनी और हाउ मच का पूरा हो गया। आइए अब हम लेकर के चलते हैं आपको एक दूसरे क्वेश्चन वर्ड की तरफ, ठीक है। वो क्या है उसको देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन वर्ड को। और दूसरा क्वेश्चन वर्ड क्या है उसको देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन वर्ड है डियर विच। विच होता है, और जो विच होता है इसकी हिंदी क्या होती है, जरा इसको समझिएगा। इसकी हिंदी होती है कौन सा, कौन सी, कौन से, या फिर क्या होता है, किस होता है। क्या होता है, कौन सा, कौन सी, कौन से और किस होता है। बाकी इसका भी वही कॉन्सेप्ट जो आपने हाउ मेनी और हाउ मच के साथ लगाया। मतलब ये कि यदि ये सब्जेक्ट के पहले आएगा तो डू डज नहीं लगाना, अगर ये ऑब्जेक्ट के पहले आएगा तो आपको डू डज लगाना है। कैसे, चलिए इनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले आने पर सब्जेक्ट के पहले आने पर डू या डज नहीं लगाते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑब्जेक्ट के पहले आने पर
डू या डज अवश्य लगाते हैं, डू या डज अवश्य लगाते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, विच का। ठीक है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कौन सा कवि यह कविता लिखता है, ये आपका एक सेंटेंस। दूसरा देखिएगा, आप किस शहर को पसंद करते हैं, आप किस शहर को पसंद करते हैं। ठीक है, हमने 2 सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आपका काम है ये चेक करना कि क्या इस वाक्य में हम विच का प्रयोग करेंगे या नहीं। तो इसको जानने के लिए आपको इनको ढूंढना है, तलाशना है, क्या ये सभी शब्द वाक्य में आए हैं या नहीं। तो जब हमने इनको पढ़ा तो हमें यहां पर क्या मिला, कौन सा, और इसको जब पढ़ा तो यहां पे क्या मिला, किस मिला। इसका मतलब इन दोनों सेंटेंस में हम विच का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर विच का प्रयोग हो सकता है तो जरा आप पढ़िए और देखिए क्या ये वाला कॉन्सेप्ट किस में लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट किस में लगेगा। ठीक है, ये कहता है कि सब्जेक्ट के पहले आने पर डू या डज नहीं लगाते हैं, और ये कहता है कि ऑब्जेक्ट के पहले आने पर डू डज अवश्य लगाते हैं। ठीक है, तो जरा इसको पढ़िएगा, यहां लिखने का एक्शन हो रहा है, और लिखने का एक्शन कौन कर रहा है, ये कवि। ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पहले ये दिया है, इसका मतलब इस वाक्य में हमें डू डज नहीं लगाना है, हमें डू डज नहीं लगाना है। और इस वाक्य को पढ़ोगे तो जरा देखिए, पसंद करना ये वर्ब है, और पसंद करना ये किससे रिलेटेड है, आपसे। इसका मतलब ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और डियर, जब ये सब्जेक्ट होगा तो शहर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं पहचान पाए तो जरा देखिएगा, शहर के पहले क्या दिया है, को दिया है, और ये को जो है इसे बता रहा है कि ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई। तो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के पहले यहां पर आया है, और ये सब्जेक्ट है और यहां पर किसके पहले आया है, सब्जेक्ट के पहले आया है। इसका मतलब हुआ कि इसमें हम डू डज नहीं लगाएंगे और इसमें हम डू डज का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई। अगर बात समझ में आ गई है तो चलिए हम इनका ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, कैसे होगा ये समझिएगा। ठीक है, देखिए पहले इसका बनाते हैं, कौन सा कवि। तो कौन सा के अंग्रेजी हमने क्या किया, विच, और कवि का अंग्रेजी क्या लगा लिया, पोएट किया। ठीक है, हमने लिखा कौन सा कवि, विच पोएट, हो गया। चलिए हो गया। अब आगे चलते हैं तो वर्ब क्या मिलती है, लिखना, और लिखना का अंग्रेजी हमने क्या लगाया, राइट किया। तो विच पोएट राइट, क्या लिखा, विच पोएट राइट। चलिए अब राइट लिखने के बाद हम यहां पर रुकेंगे और रुक करके ये देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पे डू डज नहीं लगाया है तो क्या इसमें यस या यस लग सकता है क्या। तो यस या यस लगेगा या नहीं लगेगा ये कौन बताएगा, जो यहां पर आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहां पर क्या दिया है, पोएट दिया है, और पोएट आपका क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इस वर्ब में हमें क्या लगाना है, यस या यस लगाना है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कहता है कि भैया मैं सिंगुलर हूं इसलिए मेरे साथ क्या लगा दो, यस या यस लगा दो। तो हमने कहा भाई ठीक है, अगर आप सिंगुलर हो तो हम लगा देते हैं। यहां पर हमने क्या लगा दिया, यस लगा दिया। बात समझ में आ गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या यस लगाओ, अगर प्लूरल है तो आपको यस या यस लगाने की जरूरत नहीं है। तो हो गया विच पोएट राइट्स। आगे चलिए, यह कविता हम लिखेंगे दिस पोएम
इस तरह से बनाएंगे तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक बात और, आप चाहो तो इस राइट के स्थान पर कविता लिखने की बात हो रही है तो सबसे एग्जैक्ट वर्ब हो जाएगी कंपोज। आप यहां पे क्या कर सकते हो, कंपोजेस कर दो। ठीक है, क्या एग्जैक्ट होगा, कंपोजेस। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आइए इसको बनाते हैं। आप किस शहर को पसंद करते हो, आप किस शहर को पसंद करते हो। तो चलो किस और शहर की मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे विच सिटी। विच सिटी लिखने के बाद अब हमें यहां पर क्या ले आना है, डू या डज ले आना है। क्या ले आना है, डू या डज ले आना है। तो चलिए सब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, प्लूरल दिया है, तो हम यहां पर क्या लाएंगे, डू लगाएंगे और आपकी मीनिंग क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। तो हमने किया विच सिटी डू यू, और पसंद करना का अंग्रेजी क्या कर दोगे, लाइक कर दोगे, तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, विच सिटी डू यू लाइक, विच सिटी डू यू लाइक, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसी तरह से आपका एक और क्वेश्चन वर्ड है, उसका भी इसी तरह से कॉन्सेप्ट काम करता है। आइए उसको देख लेते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन वर्ड है और वो है आपका क्या, हुज। क्या है आपका, हुज है। और इसकी हिंदी क्या होती है जरा समझिएगा, किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके। चलिए इसको देखते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि सब्जेक्ट के पहले आने पर, सब्जेक्ट के पहले आने पर डू या डज नहीं लगाते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑब्जेक्ट के पहले आने पर डू या डज लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले आने पर डू या डज नहीं लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के पहले आने पर डू या डज लगाते हैं। ठीक है, इनका हम प्रयोग करते हैं। तो आइए सेम प्रोसेस, सेम कॉन्सेप्ट, बस आपका क्वेश्चन वर्ड बदला हुआ है बस। ठीक है, आइए जरा देखिए, हम लिखें किसका पुत्र आपको अपमानित करता है, किसका पुत्र आपको अपमानित करता है। दूसरा है मैं किसके पुत्र को दंडित करता हूं। मैं किसके पुत्र को दंडित करता हूं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो डियर जरा ये देखिए यहां पे क्या दिया है, किसका, और यहां पर क्या दिया है, किसके दिया है। अब आप बताइए कि ये जो किसका है ये सब्जेक्ट के पहले है या ऑब्जेक्ट के पहले, या फिर यहां पर जो दिया है ये सब्जेक्ट के पहले है या ऑब्जेक्ट के पहले। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं यहां पर क्या दिया है, अपमानित करना, और अपमानित करने का जो एक्शन हो रहा है ये कर कौन रहा है, ये कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, सब्जेक्ट। और यहां दंडित करने का एक्शन हो रहा है, और दंडित करने का एक्शन कौन कर रहा है, ये कर रहा है, इसका मतलब ये होगा सब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे कि कहां पर सब्जेक्ट के पहले है और कहां पर ऑब्जेक्ट के पहले है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट के पहले है, इसलिए इस वाक्य में आपको डू डज लगाने की जरूरत नहीं है।
ये ऑब्जेक्ट के पहले है, ये ऑब्जेक्ट के पहले है, इसका मतलब इसमें हमें डू डज लगाने की आवश्यकता है। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा सेंटेंस, आइए करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसका पुत्र का लिखेंगे, हुज सन करेंगे, इतना समझ में आया। चलो यहां पर भी बनाते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, हुज सन करेंगे। देखिए यहां पर भी हमने हुज सन किया, यहां पर भी हुज सन किया, बट इसमें हम डू डज नहीं लगाएंगे और इसमें हम डू डज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट है और यहां पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चलो अपमानित करना का अंग्रेजी क्या करेंगे, इंसल्ट लिखेंगे और यस लगा देंगे, क्योंकि सन क्या है आपका, एक वचन है। फिर आपको क्या अंग्रेजी क्या करेंगे, ये हो जाएगा हुज सन इंसल्ट्स यू। यहां पर देखोगे किसके पुत्र का अंग्रेजी, हुज सन, ये आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए डू लगाओ और मैं का अंग्रेजी क्या करोगे, आई। तो हो जाएगा हुज सन डू आई, और दंडित करना का अंग्रेजी हम क्या करेंगे, पनिश करेंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा हुज सन डू आई पनिश, हुज सन डू आई पनिश। इस तरह से हमारा ये भी कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाउ मेनी हो गया, हाउ मच हो गया, विच हो गया और क्या हो गया, हुज हो गया। आइए एक और क्वेश्चन वर्ड है, हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं वो कौन सा है। आइए जिस क्वेश्चन वर्ड की हम बात करने चल रहे हैं डियर, उस क्वेश्चन वर्ड को क्या कहते हैं जरा समझिएगा। उस क्वेश्चन वर्ड का नाम है क्या, व्हाट। और ये जो व्हाट होता है ये कभी कभी सब्जेक्ट का भी काम करता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो जब सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तब इसका अनुवाद कैसा होगा, और जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तब इसका अनुवाद कैसा होगा, आइए उसको देखते हैं, ठीक है। तो डियर ध्यान रखें, जब सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो इसकी हिंदी क्या होगी ये समझिएगा। ठीक है, ये इसका अर्थ होगा। और ध्यान रखिएगा जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके साथ एमवी फर्स्ट में यस या ईएस आपको लगाना है, ठीक है। एमवी फर्स्ट में क्या लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। जैसे मैं कहूं कि कौन सी बात आपको परेशान करती है, कौन सी बात आपको परेशान करती है, ठीक है। तो चलिए जरा आप देखिएगा यहां पर परेशान करना ये आपका एक्शन हो रहा है, और जरा मुझे ये बताइए कि इस एक्शन को करने वाला कौन है, क्या स्पष्ट है क्या? आप कहोगे नहीं स्पष्ट है, और नहीं स्पष्ट है तो वाक्य में कोई एक ऐसा प्रश्न सूचक शब्द है जो कि उसी नाउन के बारे में, उसी चीज के बारे में पूछने का काम कर रहा है, और वो आपका क्या है, कौन सी बात, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम करेगा, ये आपका वर्ब होगी और ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो जब यहां पर ये सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों हो डियर, तो ध्यान रहे कि हम इसकी अंग्रेजी व्हाट लिखेंगे, और जब व्हाट लिखेंगे तो हम डू डज नहीं लगाएंगे बल्कि एमवी फर्स्ट में यस या यस लगाएंगे। तो चलिए कौन सी बात की अंग्रेजी हम क्या करेंगे, व्हाट, ठीक है। आइए परेशान करना का अंग्रेजी क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे।
अब ये आपका सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों है तो मतलब सिंगुलर होगा। हम इसमें क्या लगा देंगे, यस। व्हाट डिस्टर्ब्स और आपको अंग्रेजी क्या करेंगे, यू। इस तरह से बन जाता है, व्हाट डिस्टर्ब्स यू। बात समझ में आ गई। अगर इसमें कहीं पर नहीं दिया होता तो डज नॉट डिस्टर्ब यू कर देते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, वो क्या है, कौन सी चीज हमें प्रेरित करती है, कौन सी चीज हमें प्रेरित करती है। आइए इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी क्या कर लें हम, पहले व्हाट कर लें। प्रेरित करना का अंग्रेजी क्या होगा, INSPIRE, इंस्पायर्स हो जाएगा और हम एक अंग्रेजी अस हो जाएगा। व्हाट इंस्पायर्स अस, व्हाट इंस्पायर्स अस, इस तरह से आपका बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है इसी सेंटेंस को ऐसे दे दें, हम किस बात से प्रेरित होते हैं, हम किस बात से प्रेरित होते हैं। तो आपको लगेगा कि ये आपका सब्जेक्ट है, नहीं डियर ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रेरित होना ये प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा। और प्रेरित करने का काम ये क्वेश्चन वर्ड ऐसे संज्ञा को पूछ रहा है, इसका मतलब ये आपका सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों होगा। तो इन दोनों सेंटेंसेस का अनुवाद, इन दोनों सेंटेंसेस का अनुवाद यही होगा, इन दोनों सेंटेंसेस का अनुवाद यही होगा, व्हाट इंस्पायर्स अस। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका व्हाट का ये रहा। आइए हम इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आप इसे नोट कर लें। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। आइए हम इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। देखिए, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि वह क्या कहना चाहता है, वह क्या कहना चाहता है। हमने ये सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, अब जरा देखेंगे इस वाक्य को, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो जरा बताइए कि क्या ये सब्जेक्ट का काम करेगा क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं करेगा। जब ये सब्जेक्ट दे दिया तो ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। तो बस आप आसानी से इसका बना सकते हो। क्या हो जाएगा, व्हाट, फिर क्या करोगे, डज, फिर ही, चाहता का अंग्रेजी क्या करोगे, वांट, नॉन एनी दिया है टू, और कहना की मीनिंग क्या कर दोगे, से। तो हो जाएगा व्हाट डज ही वांट टू से। क्या किया हमने, पहले इस क्वेश्चन वर्ड को लिया, फिर ये सिंगुलर था डज लगाया, फिर वह की मीनिंग ही, चाहता का अंग्रेजी वांट, नॉन एनी दिया है टू, और कहना की मीनिंग क्या कर दिया, से कर दिया। तो हो जाएगा व्हाट डज ही वांट टू से, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह से आइए कुछ और सेंटेंस हैं, जरा उनको देखिएगा। मान लीजिए आपको दे दिया हाउ ऑफन, हाउ ऑफन की हिंदी क्या होती है, कितनी बार। ठीक है, इसका अनुवाद इसी तरह से आप बना सकते हो, जैसे वह कितनी बार हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, वह कितनी बार हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। तो जैसा प्रोसेस इसका था सेम प्रोसेस इसका भी होगा, बस डियर याद रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका चेंज रहेगा बस। तो चलिए, कितनी बार की अंग्रेजी सबसे पहले हमने क्या किया, हाउ ऑफन किया। ठीक है, हाउ ऑफन हुआ। अगर आप चाहो तो इसी कितनी बार की अंग्रेजी एक और होती है, और वो अंग्रेजी क्या होती है, चाहो तो उसको लिख सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स। चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स। आप इसको भी चाहो तो यहां पर लिख सकते हो। तो चाहे हाउ ऑफन करो या फिर क्या कर सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स।
आप ये भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? हमारा सब्जेक्ट क्या दिया है यहाँ पर, वह दिया है, तो ये सिंगुलर है तो हम क्या कर दें यहाँ पर डज, और वह की मीनिंग क्या कर देंगे ही। तो हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स डज ही, पढ़ाना का अंग्रेजी क्या करोगे भैया, टीच। हो गया। दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक निर्जीव है, एक क्या है, सब्जेक्ट सजीव है। अब मैंने सजीव और निर्जीव ऑब्जेक्ट आने पर एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि निर्जीव को पहले लिखोगे सजीव को बाद में, तो सजीव के पहले क्या लगाओगे, टू लगाओगे, ठीक। परंतु अगर सजीव को पहले लिखोगे निर्जीव को बाद में लिखोगे तो आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, इंग्लिश लिखा, निर्जीव पहले किया, तो सजीव के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू, और फिर क्या लगाएंगे, अस। ये इस तरह से बन जाता है। तो ये आपका हो गया किसका कॉन्सेप्ट, हाउ मेनी टाइम्स या फिर हाउ ऑफन का कर देता है। इतनी बात हो गई। चलिए ठीक। तो डियर ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड्स। बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं सब आप इन्हीं तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका टेंस कंप्लीट हुआ। अब हम आपसे मिलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो अनुवाद किस तरह से होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अगली क्लास में हम डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कैसा लगा वीडियो आप इसको ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू।